think we are on here now. Well, all right. Yeah. Um, Assalamu alaikum and welcome to all. Um, थोड़ा सा late हो गया. Sorry about that. Just the setting and configuration takes some time. Right. Uh, Anyways, we just start initially with few small things and wait for others to join in, and then we go from there. So first thing first, welcome to all farm aliens. It's been a great honor to be here. I must admit that Abdurrahman Mohsin has been trying to reach me out for the last couple of months, and just because of this all craziness going around the world, we've been, to be honest, I've been touch busy. But finally, हमने ट्राई किया कि आज जो है कर लेना चाहिए. Yeah. So let me just introduce myself first. Anwar. Anwar Ahmed. I've been working in Australia for the last 8 years, 8 or 9 years, I would say, as a different roles, like थोड़ा सा कंसल्टेंट फार्मेसिस्ट का काम किया है, थोड़ी सी मैनेजिंग की है फार्मेसी, थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हैं कि कुछ और डिफरेंट फार्मेसीज के अंदर जो है वो लोकम का, तो काफ़ी डिफरेंट किस्म के जॉब रोल्स रहे हैं, लेकिन मेनली इट्स मोर अबाउट द कम्युनिटी फार्मेसी. उससे पहले पाकिस्तान में आई वुड से अ लिटिल बिट ऑफ, मैं टीचिंग प्रोफेशन में था. 6-7 साल मैंने वहाँ पढ़ाया एक यूनिवर्सिटी के अंदर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, एंड थोड़े बहुत 2 डबल मास्टर्स किए, MBA किया, M.Pharm किया, और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर आ गया, क्योंकि थोड़ा देखा कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, इम्प्रूवमेंट है और मोर अपॉर्चुनिटीज़ हैं फार्मेसिस्ट के लिए. So at that time I took a decision to come to Australia. थोड़ी बहुत ये चीज़ें हैं. थोड़ा बताने से पहले थोड़ी सी मैं जो है इस बैकग्राउंड को आपको बता दूं कि हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं, और ये फैमिली पेज का क्या है, क्या बेसिकली कुछ लोगों को अभी भी थोड़ी सी जो है वो इसके बारे में एक क्लियर पिक्चर नहीं है. देखें जी, बात यह है कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि ये समझते हैं कि नाउ इट्स टाइम टू चेंज थिंग्स, स्पेशली इन आवर होम कंट्री. तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जो कि कैन बी चेंज्ड एंड इट कैन बी इम्प्रूव्ड, बट पीपल डोंट नो हाउ टू डू इट. सिंपल इज दैट. आई विल बी ब्लंट विथ यू. कोई वो नहीं है. बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि हाउ टू चेंज इट, एंड इवन दे वांट टू, दे डोंट हैव द रिसोर्सेज, दे डोंट हैव people to look to care. मतलब, so we thought that it would be a better that we play our part. हाँ, a little bit जो भी हम कर सकते हैं अपनी फैमिलीज और अपनी उसको वो करके थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, वो हम निकालें. So this is the basically what we trying to do. And all credit goes to different, से अब्दुलरहमान हैं और 2-3 लोग और हैं पाकिस्तान में, और हमारे कुछ और ये है कि एक ज़फ़र लड़का है, वो माशाल्लाह से बहुत काम कर रहा है, और एक ख़ातून भी कोई हैं जो काम कर रही हैं, फ़हा. तो बेसिकली तो लोग हैं यहाँ पर जो कि हैं, मतलब, लेकिन वी नीड मोर पीपल टू जॉइन अस सो दैट वी कैन मेक थिंग्स फार मोर बेटर. और ये नहीं कि सिर्फ हमें चाहिए, हमें और भी वो जो ओवरसीज़ की जो फार्मासिस्ट हैं जो कि हमें या इस ग्रुप को सपोर्ट कर सकें. तो really appreciate if they come abroad and play their part. हम ये नहीं कहते कि you need to do a lot, but it's just little bit small things can make a difference in the end. तो ये basically एक वो था.
इसमें किसी किस्म का कोई और फ़ायदा नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ यह है कि वी थिंक दैट इट्स टाइम टू डू द चेंजेस। तो तो इसको थोड़ा सा आप लोग वो करें। अच्छा, थोड़ी सी आवाज़ जो है वो कम आ रही है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और वो करता हूँ। बाकी ये है कि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके अंदर और बात करते हैं कि क्या चीज़ मज़ीद वी कैन डू। देखें, दो दो चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। एक तो ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि यार आप जब ओवरसीज़ आते हैं या कहीं पे करते हैं तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप को जहन में रखनी चाहिए, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है। बट आई टेल यू व्हाट कि डिफरेंट कंट्रीज़ का, अदर कंट्रीज़ का एक अलग डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं, बट मोर और लेस व्हाट दे ऑल लुकिंग फॉर इज़ टू फुलफिल द कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स। तो कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स आर pretty much same. कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स में भी आई मीन दे आर प्रीटी मच स्टैंडर्ड में भी प्रीटी मच सेम। अगर आप बात करें कनाडा की या यूएस की या यूके की या ऑस्ट्रेलिया की, तो ये तमाम, या मलेशिया सिंगापुर की, ये सब के सब जो है ना एक ही कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर आप एक चीज़ को पकड़ के रखेंगे और इन चीज़ों को एक को फॉलो करेंगे तो आई थिंक यू बी एबल टू रजिस्टर एवरीवेयर। हाँ, थोड़े से चेंजेस होते हैं स्मॉल, but it's not something that you can't do if you simply follow the guidelines. अच्छा, अब सवाल ये आता है कि गाइडलाइंस हैं क्या, मतलब क्या है, क्या मतलब हमें एक चीज़ थोड़ी सी देखनी चाहिए इसके अंदर कि हमें ऐसी क्या कमियां हैं जो कि अगर हम अगर फुलफिल कर लें तो वी कैन ईज़िली गेट अदर साइड ऑफ द बोर्ड। उसमें यह है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं हर किसी को वो करता हूँ कि देखें, पढ़ाई, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये सब है इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनका ये जब आप 4 साल पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिल जाता है थोड़ा बहुत, जो है आप जो है वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अंदर आपको आ जाता है। कुछ चीज़ें आपको कोर्सेज मिलते हैं, कुछ आपको पढ़ना होता है, तो उसमें आप उसको गैदर कर लेते हैं। तो मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट व्हाट द ओवरसीज pharmacists lack when it comes to Australia is about comprehension. अच्छा देखिए, अब मैं ये बात जो है थोड़ी सी इसको थोड़ा सा वो कर दूंगा कि कॉम्प्रीहेंशन इन टर्म्स ऑफ, जो कह रहा हूँ मैं वो ये कह रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग। अब आप बड़ी साउंड आपकी नॉलेज है, बहुत अच्छे आप हैं, बट अगर आप यही ना समझ पाएँ कि भाई सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, नहीं मतलब हम लोग जो है मतलब बेसिकली व्हाट वी ट्राई टू डू एंड स्पेशली व्हेन आई स्टार्टेड, तो मुझे ये था कि यार मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूँ लोगों को, पेशेंट को दूँ, हेल्थ प्रैक्टिशनर को दूँ, सबको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूँ, मतलब मैं बहुत बड़ा कोई वो हूँ मतलब, और मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ठीक है, सही है, दैट्स फाइन, आपने इन्फॉर्मेशन दी, दैट डू मेक अ डिफरेंस, बट समटाइम गिविंग टू मच इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो कन्फ्यूजिंग। यू नो व्हाट आई मीन, लाइक मतलब आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि रेलिवेंट हो। सेकेंड ये कि यू नीड टू बी एक्टिव लिसनर। अब हेल्थ प्रैक्टिशनर का काम है, भले कोई भी हो, इट गोज एवरीवेयर, लाइक हर किसी के लिए चाहे चलेगी, कि आपको जो है वो ये बात करनी है कि पेशेंट को सुने पहले कि वो क्या कहना चाह रहा है। जब तक पेशेंट आपकी सुनेंगे नहीं, जब उसके लेवल पर आकर आप बात नहीं करेंगे, तब तक जो है वो आपके सामने खुलेगा नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, कहीं पे भी, पाकिस्तान में हो या कहीं पर भी हो, लोग ज़्यादातर कंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा, मैं जो ये चीज़ बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए, ज़्यादातर जो कम्युनिटी फार्मेसी में जो डीलिंग होती है, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मेसी में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू डील विद दी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स। इवन इफ़ यू टेक दी हिस्ट्री टेकिंग और मेडिकेशन हिस्ट्री आप लेते हैं तो उसके अंदर भी यू नॉर्मली डोंट टेक टू मच information from the patient. You do take it, don't know about, but ज़्यादातर आपका जो काम होता है वो होता है डॉक्टर्स के साथ। लेकिन जब आप कम्युनिटी फार्मेसी में जाते हैं तो 70 to 80% ऑफ योर इंटरेक्शन इट डन और डील विद और बेसिकली इज कैरिड आउट विद द पेशेंट। सो आपने जो है उसको ज़्यादा देखना होता है कि यार पेशेंट का पर्सपेक्टिव क्या है,
आपने बहुत अच्छी दवा दे दी, पेशेंट, डॉक्टर ने बहुत अच्छा लिख दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर पेशेंट जो है उसको समझ ही नहीं पाया कि मुझे लेनी क्या है और किस टाइम पे लेनी है और क्या करना है, तो एवरीथिंग गोज इन वेन। तो जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि कम्युनिकेशन, लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन, मैं बोलता हूँ कॉम्प्रीहेंशन। आप कॉम्प्रीहेंड करें कि बात क्या हो क्या रही है, पेशेंट क्या बताना चाह रहा है, और पेशेंट आपके सामने खुलेगा नहीं जब तक आप उसके लेवल तक नहीं आके बात करेंगे। अब अगर आप जो है वो एक हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं और आप फार्मासिस्ट, आप वहाँ पहुँचे और आपने जो है अपने आप को थोड़ा सा मतलब मुश्किल तरीके से उसके सामने उस बयान करना शुरू किया, तो पहली जो है वो रिजर्व हो जाएगा। लोग जो हैं वो ज़्यादातर बात उससे करते हैं जो उनके लेवल पे आके बात करें, और यहाँ पे ओवरसीज़ फार्मासिस्ट जो है वो फंसता है क्योंकि उसके पास उस तरह की कमांड नहीं होती। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप शुरू से जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें तो आप उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करें, कम्युनिकेशन के ऊपर। तो ये एक चीज़ है जिसको हमें देखना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये आज से कुछ साढ़े तीन साल पहले की बात है। हमारे एक काफ़ी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी मिक्स कम्युनिटी है, तो दे आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़, और कुछ ऐसे हैं जो कि पिछले 40 साल 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, बट इवन देन दे नॉट स्पीक इंग्लिश। मतलब इटालियंस की बात कर रहा हूँ, मगर वो आते हैं, वो बात करते हैं, तो उनमें ये होता है कि वो अब एक है खातून 65-70 ईयर्स ओल्ड की। अब वो इटालियन है, शी इज़ नॉट वेरी आउट स्पोकन, अगेन लैंग्वेज बैरियर, प्लस आप जो हैं वो भी एक लैंग्वेज बैरियर के थ्रू वो होता है। तो जब वो आई बात करने के लिए, तो वो मेरी एक रेगुलर पेशेंट थी। अच्छा, एक चीज़ आती है आज, अभी 2 साल से चेंज हुई है, पहले थी स्पिरिवा जो टाइट्रोपियम है। अब ये आती थी पहले उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, हैंडी हीलर के थ्रू ली जाती थी। इट हैज़ टू बी, होती कैप्सूल, लेकिन इसको एक गैजेट में डाल करके उसको हैंडी हीलर कहते थे, उससे आप इसको इनहेल करते थे। तो मैं उससे बात कर रहा था रेगुलर मेडिकेशन दे रहा था। उस दिन उसके साथ जो है ना उसकी ग्रैंड 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 डॉटर आई हुई थी, तो मैं थोड़ी सी बात करते हुए उससे जो सा वो कर रहा था कि किस तरीके से ले रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे। तो मैंने जो उसको एक बात बोली, बोला कि अच्छा ये आप किस टाइम पे लेती हो, तो उसने बोला मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे लेती हूँ, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकिंग। मैंने बोला अच्छा ठीक है, सही है। एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ, यार ये तो मतलब बेसिकली इनहेलेशन की डोज है, इसको ब्रेकफास्ट के बाद लेने का क्या मंतक बनती है। मैंने थोड़ा सा इसको और डिग आउट करने की कोशिश की कि क्या है क्या। हो सकता है कि एक आप कभी कभार पेशेंट ये भी कोशिश करता है किसी एक्टिविटी के साथ उसको जो है रिलेट कर देता है कि मैं इसको रिलेट कर लूँ तो शायद मुझे याद रहेगा कि मुझे इस एक्टिविटी के साथ ये दवा लेनी है। तो उसने यही किया, खरी होगी लेकिन फिर भी मैंने उसको जो है वो कन्फर्म करने के लिए पूछा। पता चला कि वो मोहतरमा जो है, जो कि इनहेलेशन से वो दवा लेनी थी, बिकॉज वो कैप्सूल के तौर पर होती है, वो उसको सॉलो कर रही थी, मतलब वो इंजेक्शन कर रही थी, वो उसको इनहेल नहीं कर रही थी। तो वो उसको जो है उन्होंने, फिर मैंने उसको बोला कि यार ये तो आप जो है वो थोड़ा सा वो कर रही हैं अपना, इसके अंदर तो आपको हैंडी हिलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उनको हैंडी हिलर का कोई कॉन्सेप्ट ही, गैजेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और उस बंदी को कॉन्स्टिपेशन थी, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन चल रही थी। उसको जो दवा दी गई, तो उसको जब मैंने उसको दोबारा जो उसको समझाया किस तरीके से प्रॉपर लेना है, तो आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स उसकी कॉन्स्टिपेशन की जो वो थी वो ख़त्म हो गई। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जो है वो थोड़ी सी रखनी पड़ती हैं जहन में कि यार हमें, देखिए बुकिश नॉलेज आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, आपको वही मिल जाएगा कि यार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, सबको पता है। इंटरेक्शंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, सब आपको जो है किताब में मिल जाएगा। अगर नहीं भी पता होंगी तो यू कैन हैव रेफरेंसेस, यू कैन गो थ्रू द रेफरेंसेस एंड विद। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप कम्युनिकेट करें, एफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, लोगों को समझें, हम्बलनेस लाएं, ह्यूमिलिटी लेकर आएँ अपने अंदर बात करने में, समझने में। तो ये चीज़ जो है ये एक पॉइंट है जो कि हमारे वाले जो हैं, जो मैं जब आया, और आज भी अगर मैं अपने इंटर्न्स को जो ट्रेन कर रहा होता हूँ तो मुझे ये चीज़ लगती है कि हाँ, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, ये हर जगह है। वो थोड़ा सा जो है जो बाहर से आते हैं उनके अंदर ये चीज़ थोड़ी सी जो है वो कम होती है।
अच्छा, अब थोड़ा सा हम जो है वो रजिस्ट्रेशन को वो करते हैं कि तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करेंगे हम कि फार्मेसी काउंसिल की और ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी में कैसे हम किस तरह से हम रजिस्टर हो सकते हैं। अच्छा जी, आई मीन थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड अब अगर आप ऑनलाइन हो रहे हैं तो दैट बी गुड। आई थिंक इट्स अराउंड लाइक 11 o'clock समथिंग इन पाकिस्तान विच इज़ काइंड अप्रिशिएटिव के जितना स्ट्रेस आजकल अभी है उसके बावजूद भी आप लोग जो है वो आ रहे हैं ऑनलाइन, तो दैट्स काइंड ऑफ अ गुड थिंग। अच्छा, अब इसमें से थोड़ा सा जो है इसको थोड़ा सा और मज़ीद एलेबरेट करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्रेशन होती किस तरीके से। लेकिन दो तरह के यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। एक रेगुलेटरी बॉडी वो है जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल, और एक जो है वो है फार्मेसी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों के रोल जो हैं एक थोड़े से डिफरेंट हैं आपस में, तभी ये दो चीज़ें। फार्मेसी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एपरा के अंडर आती है, और एपरा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या एक गवर्नमेंट बॉडी है किसके अंडर तमाम के तमाम प्रोफेशन आते हैं। आप मेडिकल प्रैक्टिशनर कह लें, नर्स कह लें, कायरोप्रैक्टर कह लें, यू नेम इट, तमाम के तमाम उनके अंडर आते हैं। ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल सिर्फ फार्मेसी को डील करती है, और वो भी इनिशियल स्टेप्स में। अब इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स असेस करवाने हैं। आपने जो 4 साल 5 साल की जो स्टडी की है पाकिस्तान में, वो देखनी है कि क्या वो इक्विवेलेंट है ऑस्ट्रेलिया की स्टडीज़ के हिसाब से, कि उसके स्टैंडर्ड्स के इक्विवेलेंट है। तो वो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल को सेंड करने होंगे, और वो जो है वो उसको असेस करेंगे, जिसमें नेमली डिग्री वगैरह जो होती हैं आपकी मार्कशीट्स, और उसके साथ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है वो फार्मेसी काउंसिल की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये सब उसमें वो टाइम लेते हैं। उनकी एक नॉमिनल फ़ी है, नॉमिनल तो नहीं करूँगा, बेसिकली स्टार्टर्स के लिए तो काफ़ी होती है, $1500-1600 ऐसी कुछ है। फिर उसके बाद जब आप ये करते हैं तो वे आपको बोलते हैं ठीक है जी, आपकी डॉक्यूमेंट्स जो है आप इक्विवेलेंट है हमारे, लेकिन अब आपने हमारा एक एग्ज़ाम पास करना है। वो एग्ज़ाम होता है जिसको कहते हैं कैप्स। पहले ये एपिक स्टेज 1 के नाम से था, अब इसकी उन्होंने कैप्स कर दिया। कैप्स इज द एब्रिविएशन फॉर नॉलेज असेसमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। ये जो है ये एग्ज़ाम, ये इसके 2 पेपर होते हैं, और आजकल जो है ये दोनों पेपर एक ही दिन में या मेरे ख्याल में 2 दिन के उसमें कंडक्ट हो रहे हैं। पहले ये पाकिस्तान में हो रहे थे, फिर ख़त्म हो गया, फिर पाकिस्तान में शुरू हो गया। लेकिन अगर आपके पाकिस्तान में नहीं है तो यू कैन रीच आउट टू दुबई और सिंगापुर, उसमें आप बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम जो है ये आपकी का दूसरा स्टेप होगा। जब आप इसको क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे और बोलेंगे ठीक है जी, आपने एक एग्ज़ाम दे दिया, आप आपकी जो 4 ईयर 5 ईयर की जो स्टडी है, इट इज़ इक्वलेंट टू आवर स्टडीज़। हम आपको जो है अब ये ऑफ़र करते हैं कि आप यहाँ पर आकर के अपनी इंटर्नशिप को स्टार्ट करें। अच्छा, कुछ लोगों को ऑस्ट्रेलिया की रजिस्ट्रेशन थोड़ी सी मुश्किल लगती है, बिकॉज देयर इज क्वाइट अ फ्यू स्टेप्स इन देयर। कुछ लोगों को थोड़ी सी आसान लगती है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं, तो एनी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई गैप आ गया, आप स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे और आप यू कैन मैनेज। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मेरे नज़दीक यही लगा कि कुछ लोगों को मुझे यूके कहते हैं कि यूके का इजी है या कनाडा का इजी है, कुछ कहते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया का इजी है, तो है। अब इसमें जो है वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है जब आप पार्ट 2 मतलब ये पार्ट 1 का जो पेपर देते हैं, उसके बाद जब आपको अब अक्सर यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये वीज़े की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसकी देखिए वीज़े की रिक्वायरमेंट को मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा। वीज़े की रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज हो गई है, और उसको 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 थोड़ा सा यही कहूँगा कि मैं किसी और एक्सपर्ट्स के हिसाब से आप बात करें। लेकिन ये कि वीज़े की भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप पहले से स्टडी कर लें, देख लें, बिफोर यू गो इन टू दिस प्रोसेस, बिकॉज इट्स अ लेंदी प्रोसेस। इसमें कमिटमेंट चाहिए,
कंसिस्टेंसी चाहिए, 2-3 साल की आपकी कमिटमेंट चाहिए इसके अंदर, पूरे प्रोसेस के अंदर. और इफ़ यू हैव अदर्स प्लान्स गोइंग अराउंड विद इट, तो फिर आप ये बोलोगे यार कि मैं थोड़ा सा जो है उसको हर चीज़ को आपको मैनेज करना है. तो मैं कहूँगा पहले कि आप इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर सॉर्ट एनालिसिस कर लें, अपना देख लें कि भाई आपकी क्या है स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या चीज़ आपके सामने आ रही है. क्योंकि अगर आपकी दूसरी कोई और कमिटमेंट चल रही है तो वो भी लिटरली मतलब थोड़ा सा हार्ड होगा आपके लिए इस चीज़ को, रजिस्ट्रेशन को वो करना, परसू करना. अच्छा, अब हुआ ये कि जी आपने पहले जो है वो नॉलेज सबमिट करवाई, उसके बाद आप पेपर में बैठे, एग्ज़ाम दिया आपने. अब एग्ज़ाम देने के बाद दे विल आस्क यू ओके जी आप आइए यहाँ पर, और इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम. अच्छा, इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम एक तरह की स्टडी है जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, या इनकी एक प्रोफेशनल बॉडी है PSA, फार्माको सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ आप कर सकते हैं. इसी दौरान आपसे ये भी वो किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप किसी फार्मेसी में या किसी हॉस्पिटल में कुछ इंटर्न आवर्स करें. कुछ का मतलब ये होता है कि दे विल बी एग्जैक्टली 1824 आवर्स that you need to do in a clinical setting. Either would be in hospital or a community pharmacy. ये 1824 आवर्स तकरीबन कोई 10.5 और 11 months बनते हैं. इन द मीन टाइम आप करते ये हैं कि आप इसी के साथ साथ जो है वो दूसरी स्टडीज़ भी कर रहे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक CPR का कोर्स करना होता है, जो कि एक रिक्वायरमेंट है. उसके साथ जैसे इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आपने पढ़ना होता है. तो ये जॉब के साथ आपकी जो है वो पढ़ाई चाहिए. तो इस बेसिकली अ फुल टाइम जॉब विद स्टडीज़. तो ये जो 1-1.5 साल होता है ये आपका बड़ा पीक का टाइम होता है. यू हैव टू तो इसमें जो है बेसिकली जो है वो आपने ये देखना होता है कि यार मुझे किस तरीके से सब चीज़ों को लेके चलना है. तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लैगिंग बिहाइंड कर रहे हैं चीज़ों में तो वो थोड़ा सा आपको जो है वो प्रॉब्लम करेगा. डेफिनेटली आपने एम्प्लॉयर ने आपको रखा है, ही इज इन्वेस्टिंग ऑन यू बिकॉज यूर इंटर्न फार्मेसी, दे एक्सपेक्ट लिटिल बिट मोर फ्रॉम यू. तो वो भी एक चीज़ होती है कि यार आप उनको भी थोड़ा सा करते हो कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, यू हैव टू बी. तो छुट्टियाँ वगैरह भी लेना, जो वीकेंड्स भी पढ़ाई, हर चीज़ पढ़ाई और जॉब के साथ चल रही होती है. तो those who have been with the family, who come with the family, it's a bit hard for them. तो initially मैं ये recommend करता हूँ कि आप individually आएँ, उसके बाद जो है अगर आप बाद में आपको फैमिली का बनता है तो फिर आप फैमिली को लेकर आएँ जब आप बिल्कुल ही सेटल हो जाए और फार्मासिस्ट बन जाए. लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. मुझे लोगों के अपने अपने वो होते हैं, कुछ लोग इसको कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते. मतलब तो ये बात हो रही थी. तो फिर आपने जो है इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम किया. इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जो है आपने इंटर्नशिप कर रहे हैं आप साथ, और उसमें ही आपने कुछ और छोटे मोटे CPR वाले कोर्स कर रहे थे. अच्छा, फिर जो है इसके साथ साथ आपके साथ ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो 1824 आवर्स की आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें आप छोटे छोटे टास्क होते हैं, जैसे कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिपरेशंस आपने बनानी होती हैं, कुछ आपने और डिफरेंट किस्म के टास्क करने होते हैं. क्योंकि ऑब्वियसली जो आप ITP का कोर्स कर रहे हैं उसकी भी कुछ रिफ्लेक्टिव स्टडीज़ होती हैं. कुछ आपने कुछ रिफ्लेक्टिव मतलब कुछ आपको एक्सरसाइजेज दी जाती हैं जो आप करें, और उसका भी एक एग्ज़ाम होता है, वो आप पास आउट करते हैं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी या PSA जो कि एक प्रोफेशनल बॉडी है आपको एक सर्टिफिकेट देगी. दैट सर्टिफिकेट ऑल्सो अलॉन्ग विद गो विद दी अदर एग्जाम्स एंड यू सबमिट इन द रजिस्ट्रेशन फॉर दी इन दी फार्मेसी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया. अच्छा, अभी तो ये आप नहीं 2 कर रहे थे, उसके बाद वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 2 और एग्जाम में बैठें. जो पहला एग्ज़ाम था कैप्स, वो तो आपने कर लिया पाकिस्तान में या पाकिस्तान से कहीं और. दूसरे एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पे आके जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे और जब आप 30%, 35 या 30% आप जब ट्रेनिंग कर लेंगे, अपनी कंप्लीट आवर्स कर लेंगे, तो दे एक्सपेक्ट यू टू सिट इन द सेकंड एग्ज़ाम. ये सेकंड एग्ज़ाम जो होता है ये ओपन बुक एग्ज़ाम होता है. ओपन बुक मीन्स कि आपके पास बुक्स होती हैं, आपको एक क्वेश्चन यह दिया जाता है, आप बुक्स खोल करके उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं. वहाँ पे जो दिखाया जाता है वो ये कहता है कि टाइम मैनेजमेंट. अगर आप हर सवाल के लिए बुक खोलते रह जाएंगे या आपके पास रेफरेंसेस जो हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे तो यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट दैट पेपर.
तो ये आपका सेकंड पेपर होता है, उसमें सिर्फ टाइम मैनेजमेंट देखी जाती है और ये देखा जाता है कि कितनी चीज़ें आपको आती हैं और क्या है उसमें। वही है कि कुछ कैलकुलेशन का पार्ट है, कुछ उसमें ये है वो कई चीज़ें हैं उसके पार्ट्स हैं, कुछ फॉरेंसिक्स आ जाती है, कुछ एथिक्स आ जाती है उसको आप कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद जो है जो इसके आगे आप चलेंगे वो ये चलेंगे कि 70% जब आपकी कंप्लीट हो जाती हैं आवर्स, इंटर्न आवर्स, तो फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक ओरल एग्ज़ाम दें। ओरल एग्ज़ाम इज़ मोर लाइक, कुछ लोग कहते हैं ये ऑस्की बेस्ड होता है, कुछ ये कहते हैं कि इसमें आपके 4 पोर्शंस होते हैं अलग अलग आपके। ऑस्की को मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर थोड़ा सा एक दो पार्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको कोई कंडीशन दी जाती है, कुछ सिनेरियो दिया जाता है, आपको कोई ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, तो उसके अंदर जो है फिर आपसे जो है वो उसमें क्लिनिकल आपसे जो किया जाता है कि आप किस तरह से उसको एड्रेस करेंगे। तो उसमें ये होता है कि ऑब्जेक्टिव सिनेरियो बेस्ड जो है वो आपसे इसके अंदर जो है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन इसकी अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन उसमें एब्रीवेशन पे जाएं तो ये जो है ये हो जाती है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है इसका इसका वैसा बन जाता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर पेशेंट आया है कोई इंट्रैक्शन निकल रही है तो आपको इंट्रैक्शन ढूंढनी होगी, या आपको कोई ऐसी चीज़ है कि कॉमिटेंट डिजीज साल लग करके आ रहा है तो उसमें जो ट्रीटमेंट चेंज होगा वो आपको करना पड़ेगा। कभी कभार ये होता है कि डॉक्टर बजिद होता है कि भाई मैं ये दूंगा और आपको पता है कि ये चीज़ जो है ये इट कुड कुड हार्म द पेशेंट, तो आपको यू हैव टू स्ट्रेस टू द डॉक्टर कि भाई ये जो है ये कंडीशन कर सकती है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। तो फिर आप जीपी को जो है वो करते हैं, और इवन अगर जीपी ना माने तो आई हैव द राइट टू रिफ्यूज इट। तो अभी ऐसा भी है कुछ कुछ के ऑस्कीज आए हैं कि जिसके अंदर हमने जो है वो पेशेंट्स वो एक्सपेक्ट कर होते हैं कि फार्मेसिस्ट जो है वो रिफ्यूज़ कर दें कि मैं ये दवा नहीं दे सकता आपको, इवन कि पेशेंट जो है वो दर्द के मारे वो हो रहा हो तो वो उसको भी फिर उसको दोबारा आपको जीपी के पास या डॉक्टर के पास या कंसल्टेंट में भेजना पड़ता है। तो ये मतलब एक सिनेरियो बेस्ड केसेस होते हैं, तो वो आपको देखते हैं कि भाई हाँ ये सही बंदा। उसमें कोई एक पोर्शन ओवर द काउंटर का भी होता है, कुछ नॉलेज बेस भी होती है। जब आप वो पेपर क्लियर कर लेंगे, जैसे कि फिर मैं आपको डीपी बता दूँ, पहले आपने नॉलेज असेसमेंट करवाई, फिर उसके बाद जो है आपने एक स्टेज 1 कैप्स एग्ज़ाम दिया। इसके बाद थर्ड जो स्टेप है वो है आपकी एक ओपन बुक एग्ज़ाम जो कि स्टेज 2 एग्ज़ाम होता है। इन द मीन टाइम आप एक इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं या यूनिवर्सिटी से या उसे, और उसके बाद जो है फिर आप जो है वो आगे चलते हैं। तो फिर आप जो ओरल एग्ज़ाम देते हैं, ओरल एग्ज़ाम जो है वो जो कि सिनेरियो बेस्ड है वो आप कर लें। तो इस तरह से कोई 4-6 चीज़ें करने के बाद आफ्टर दैट, हाँ अब लास्ट जनरल रजिस्ट्रेशन से पहले जो आपने एक चीज़ करनी है वो ये करनी है कि आपको थोड़ा सा जो है वो इंग्लिश के ऊपर देखना है, अपना काम करना है। अच्छा, पहले ये था जब मेरा वक्त था तो मुझे ये कहता था कि भाई आप स्टेज 1 जो कि आपका कैप्स है उससे पहले आप जो है वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी का टेस्ट है, लेकिन अब जो है ना थोड़ा रिलैक्सेशन कर दिया। तो बिफोर यू गो टू अ जनरल रजिस्ट्रेशन और अप्लाई फॉर जनरल रजिस्ट्रेशन दे एक्सपेक्ट यू टू डू दिस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम। तो वो आप देखें, उसमें बैठें, और उसमें यही है, मैं वही बात बोलूँगा कि अब थोड़ा सा इजी हो गया बिकॉज when you work in the profession, when you interact with the people, when you basically know what to expect, what not to, फिर जो है आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपको बहुत बहुत ईजी होता है। अच्छा, यहाँ पे लोगों को ये है कि पाकिस्तान में लोग बैठे हुए वो ऐसी बात है वहाँ पे इतना ऑप्शन तो नहीं है, तो वो बेसिकली आइल्स को ही करते हैं। आइल्स है, हमारे वक्त में OET भी था, एक ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्टिंग है, वो इजी होता है क्योंकि उसके अंदर जो है आप यू कैन यूज़ योर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़। तो बेसिकली हर ऑक्यूपेशन का एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम होता है, तो वो हमारे वक्त में था। उसके बाद जो है वो उसके अब जो है वो PTE आ गया है, एक और एग्ज़ाम। तो ये 3 हैं, और रिलेटिवली आई हर्ड दैट कि PTE जो है इज़ मच ईजियर देन आइल्स। तो मुझे जो सुनने में मिला, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये 3 तरह के जो हैं वो एग्ज़ाम्स हैं और इनके अपने अपने क्राइटेरिया हैं। अब याद ये रख लीजिएगा कि बेसिकली द आइडिया इज़ दैट के PTE एंड OET उसके अंदर जो है थोड़े से जो है वो ईज़िली आप जो है वो बैंड अचीव कर लेते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट का, और बात फिर दोबारा मैं यही करूँगा, ये यहाँ पे जो कोई बोलता नहीं है खुल करके, लेकिन ये वो यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन है
या जो आपकी कम्युनिकेशन है, इट शुड बी फार मोर बेटर देन GPs और अदर हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, क्योंकि आपका कम्युनिटी के अंदर आपकी आपकी आपका जो इंटरेक्शन होता है पेशेंट के साथ वो ज़्यादा होता है इन आई मीन रिगार्ड टू if you compare with the other health practitioners. अच्छा, कुछ 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 लोग जो है वो ये पूछ रहे हैं कि what are the wages that could I mean involve, or you can what sort of a remuneration you can get in a pharmacy profession. देखिए फार्मेसी प्रोफेशन जो है वो बेसिकली मेरे ख्याल में कोई बिनिश अली कोई हैं जिन्होंने ये सवाल किया, तो थैंक्स फॉर योर क्वेरी. मैं इसमें ये बता दूं कि आपने जो है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट आपकी जो है वो है सैलरी है, बट इट एक्चुअली गोज़ फ्रॉम स्टार्टिंग में ये 24-25 है व्हेन यू आर इंटर्न फार्मासिस्ट, ये $24-25 पर आवर, और वो जा सकती है 40, 45, 50, 60, डिपेंड अपॉन के आप क्या है, किस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं और किसके साथ काम कर रहे हैं. सेम जैसे जैसे पाकिस्तान में है कि आपको आपका वो होता है, लेकिन एवरेज जो है आप उससे कि एक अच्छे फार्मासिस्ट, अगर आप एक एक्सपीरियंस है आपका 2-3 साल का, तो आप $50 एन आवर के हिसाब से भी कमा रहे हैं. और मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि 70-80 तक भी करते हैं. और फिर अगेन वही बात है कि कौन से आवर्स काम कर रहे हैं, क्या आपकी वो है. अगर आप ऐसी फार्मेसी में काम कर रहे हैं जो कि 24 आवर फार्मेसी है, तो एक नाइट टाइम फार्मेसी को $80 और $100 पर आवर मिल रहा होता है. तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से आप कहाँ किस में काम कर रहे हैं. लेकिन एज ए इंटर्न फार्मासिस्ट, इफ़ यू मेकिंग $24-25 एन आवर, that would be enough for you to support yourself, to fund your studies, and plus I think you can just simply support your family too if you want to. तो थोड़ा बहुत जो है वो बच जाता है. तो ये थोड़ी सी है. तो ये बेसिकली एक प्रोसेस था. फिर उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं सारे, तो आप एक पायलट बनाते हैं, एक फाइल बनाते हैं, और जाके के फार्मेसी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया को देते हैं. और फिर वो आपको जो बोलते हैं ठीक है जी, हम आपको समझते हैं कि आप जो है यहाँ पर एज ए जनरल रजिस्ट्रेशन के लिए एज अ फार्मासिस्ट आप कैन वर्क कर सकते हैं. देन यू कैन वर्क ऑन योर ओन. Before that you have to work under the supervision of any other pharmacist, general registered pharmacist. और वो भी कोई ऐसा नहीं कि जो कल registered हुआ हो, वो नहीं. उसका at least somebody has to have experience of at least couple of years to do the to work as a supervisor. तो इस तरह से जो है वो करते हैं. अच्छा, एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 तरह की हो रही होती हैं. एक तो जब वो होती है जब आप वहाँ से आते हैं और आप इंटर्नशिप करना शुरू करते हैं, तो वो आपको रजिस्टर करते हैं एज ए इंटर्न फार्मासिस्ट. इसमें आपको रजिस्ट्रेशन उसमें भी मिलती है, लेकिन वो होती है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन. आफ्टर दैट उसके बाद जो है फिर आपको जो है थोड़े दिनों बाद जो है वो जनरल, जब आप एक सब कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको वो एक जनरल रजिस्ट्रेशन का भी देते हैं. फिर मैं दोबारा इसको समराइज़ कर दूं थोड़ा सा. पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को असेस करवाना है. उसके बाद जो है फिर सेकंड इज़ दैट कि आपने जो है वो एक एग्ज़ाम बैठना है, कैप्स एग्ज़ाम. फिर आप जो है वो इंटर्नशिप करते हैं तकरीबन 11-12 महीने की, विच इज़ पेड. और उसके बाद जो है उसी के दरमियान जो है आप एक इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जो कि बेसिकली एक कोर्स है. और उसमें के दरमियान फिर आपने 2 एग्ज़ाम और देने हैं. एक एग्ज़ाम जो है वो एक ओपन बुक रिटन एग्ज़ाम होता है. सेकंड इज़ दी ओरल एग्ज़ाम. और फिर आप इन दी एंड ऑफ द डे आप जो है वो एक इंग्लिश एग्ज़ाम दे करके, प्रोफेशनल दे के सारे डॉक्यूमेंट फाइल अप करते हैं, और जा करके उसको जो है वो फार्मेसी बोर्ड को देते हैं, और वो आपको रजिस्टर कर लेती है. तो इट्स अ काइंड ऑफ लेंथी प्रोसेस टू बी ऑनेस्ट. ये एक साल 1.5 साल ले जाता है पूरा टाइम. लेकिन अगेन वही बात है, अगर आप लेकिन मैं फिर वही बात एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जो बहुत सारे लोग समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी कोई मुश्किल चीज़ है. इट्स नॉट हार्ड, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. एंड थोड़ा सा आपने जो है अपनी चीज़ों की जो आपने गोल अचीव करना है, अगर आपने उसको फोकस किया हुआ है और आप समझते हैं कि यार मुझ में इतनी है कि मैं दूसरी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाऊँगा, या कॉम्प्रोमाइज़ करने की सलाह रखता हूँ इस चीज़ को फोकस करके, तो आप ये करें और इंशाल्लाह आपको जो है इसका वो मिलेगा. थिंग्स आर गेटिंग हार्डर एंड हार्डर डे बाय डे. आई मस्ट एडमिट के अब जो है अब वो जो वीज़े की और इसकी चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं, लेकिन स्टिल
मैं एक रीजनल एरिया में बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों को, मुझे लोग चाहिए, मैं चाहता हूँ कि किसी को हायर करो, तो मुझे लोग नहीं मिलते। तो अभी भी जो है वो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, बट इट्स जस्ट दैट यू नीड टू नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो दैट्स बेसिकली है चीज़ें। फिर अगेन मैंने वही बात की कि एक चीज़ तो ये कि हमने जो डिस्कस करना था ये करना था कि एक रजिस्ट्रेशन को डिस्कस करना था कि रजिस्ट्रेशन जो है का प्रोसेस क्या है। अब हम आगे बात वही कर रहे हैं जो पहले शुरू में कर रहा था कि व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर बिकम अ फार्मासिस्ट। ये जो है ना वो थोड़ी सी जो है वो अच्छा, एक एक सवाल अभी आया ही है कि आपने कैप्स एग्ज़ाम के लिए कौन सी किताबों को रेफ़र करना है या क्या करना है। तो मैं आपको बताना चलूँ कि इसके अंदर कोई ख़ास कोई बुक तो है नहीं। मेरी अप्रोच ये थी कि मैंने जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू बाय न्यून शार्जल से स्टार्ट किया था, और फिर मैंने अपने आप को जो है वही देखा था कि यार मैं कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैं किसी और चीज़ से मेरी इसमें लैकिंग है या मेरी वीकनेस है, तो उसको मैं और डिटेल में जाके पढूं। फॉर एग्जांपल मैंने गाइटिन उठाई फिजियोलॉजी के लिए, मैंने हार्पर उठाई बायोकेमिस्ट्री के लिए, मैंने जो है वो फार्माकोलॉजी के लिए जो कैटजंग और लिपिनकॉट को फॉलो किया थोड़ा बहुत। फिर मैंने जो, तो ये बेसिकली वह है। और मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, तो मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री को ऐसे रख दिया कि भाई चलो जो अल्लाह अल्लाह मालिक के जैसे होगा वैसे देखा जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से आपके स्टॉक लूसर वगैरह जो है ये सब आपको आपको मिल जाएंगी कैलकुलेशन के लिए। तो इसमें बेसिकली दो पेपर होते हैं, दो पेपर के हर पेपर का दो पोर्शन होते हैं। तो आपके पास फार्माकोलॉजी है और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है और मेडिसिन केमिस्ट्री, वो एक पार्ट पेपर 1 में आती है। पेपर 2 के अंदर जो है आपके पास पेपर 2 के अंदर आपके पास जो है वो फार्मास्यूटिक्स और और थेराप्यूटिक्स आ जाती है। तो थेराप्यूटिक्स के लिए जाहिर सी बात है आपको क्लिनिकल फार्मेसी में थोड़ा बहुत आपका होना चाहिए, सिंपल नॉर्मल इंट्रैक्शंस और इस तरह की चीज़ें। तो ज़्यादा वास्टली डिटेल में पढ़ने के अलावा अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू की बाय न्यून शार्जिल को एज ए स्टैम्प रखें स्टडीज़ में, एंड देन यू लुक फॉरवर्ड कि अगर मुझे किस चीज़ में लैकिंग हो रही है और उसको मैं बुक करूँ। आई थिंक फॉर एग्जांपल जब मैं कहता, मुझे याद है क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मैंने 12 साल पहले एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे इस तरीके से याद नहीं है कि अब वो क्या चीज़ें थी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैंने स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ तो वो थोड़ा सा सवाल आते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के। तो जितने कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू में थे आई थॉट कि डेट बी एनफ फॉर मी, इससे ज़्यादा मैं मेमोराइज नहीं कर सकता। तो उसी में मेरा काम हो गया। तो ये चीज़ें जो है ये, लेकिन मैं बोलूँगा कि पहले कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू को पढ़ें। उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पर जाएं और इनकी स्ट्रीम ए कैंडिडेट की जो बुकलेट है पीडीएफ बुकलेट, उसको डाउनलोड करके उसमें देखेंगे उसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो उसमें टॉपिक वाइज उन्होंने दिया हुआ है कि व्हाट वी लुकिंग फॉर, किस चीज़ के अंदर आपको जो है वो कमांड होनी चाहिए, और फिर उन टॉपिक्स को लेकर के आप पढ़ें पहले कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू से। और फिर अगर आपको लगता है कि यार इसके अंदर थोड़ी लैकिंग है या इसमें सही से कवर नहीं किया, क्योंकि है कुछ चीज़ें फार्माकोलॉजी के थेरेपिटिक्स की जो उसके अंदर सही तरीके से कवर नहीं की हुई, तो फिर आप उसके लिए फर्दर रेफरेंसेस की तरफ जाएंगे। तो ये चीज़ थी। जी। फिर वही बात के थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ये जितना भी जो काम अभी हो रहा है और जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कम्युनिटी को, फार्मेसी कम्युनिटी को, फार्मेसी प्रोफेशन को पाकिस्तान में, और सिर्फ पाकिस्तान में फ़िलहाल वी को, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले अपनी कंट्री का जो है वो उसको करें। तो उसके लिए कर रहे हैं, बाकी इसमें और किसी किस्म का कोई बेनिफिट किसी के लिए भी नहीं है, ख़ासतौर से हमारे लिए भी। यहाँ पर मैं मतलब बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी जो है वो सुबह के 5 बज रहे हैं और वीकेंड है, लेकिन क्या करें। तो तो इसके लिए जो है हमें हमें ये चीज़ें जो है वो कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन पहले मैं कुछ क्वेश्चंस देख लूँगा, उसके बाद जो है फिर वो यूके का फार्मेसी ऑस्ट्रेलिया में। अम, देखिए यूके का एक यूके का एक बड़ा फनी रिलेशनशिप है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इनका जो है एक रेसिप्रोकल बेनिफिट का इनकी अंडरस्टैंडिंग है।
ये ऐसा है कि और पेशेंट्स के साथ भी यही होता है कि अगर आप यूके से आए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो अगर आप वहाँ के पेशेंट हैं, वहाँ के सिटीज़न हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही मिलेगी जैसे कि एक ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट को या एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न को मिलती है। एज फार एज दी रजिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न, आपने फिर भी कुछ स्टेप्स करने होते हैं, लेकिन दो स्टेप्स आर नॉट एज लेंथी एज दी स्ट्रीम ए कैंडिडेट, जो कि पूरा एक प्रोसीजर है कि आप डॉक्यूमेंट सेस करवाएं, फलाना करवाएं। इसमें ये होता है कि आपके पास जो है, अगर आपके पास यूके की रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर आएंगे, आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, और वो जो है वो आपको एक एग्ज़ाम होता है COAP का, सिर्फ एग्ज़ाम होता है, वो आपने एक एग्ज़ाम में सिट करना होता है, और साथ जो है कोई तकरीबन कोई 200 या 250 आवर्स करने होते हैं। अगर आप ये दो चीज़ें कर लेंगे तो यू बी एबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन एज ए ऑस्ट्रेलियन फार्मासिस्ट। तो इनका इतना लेंदी नहीं होता, इनको कोई इंग्लिश की प्रोफिशेंसी के एग्ज़ाम नहीं देने होते, बस इनको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो है वो, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया का फार्मासिस्ट जाएगा यूके, तो इट्स अ फनिंग थिंग कि हैज़ टू गो थ्रू द ऑल द ऑस्पेप प्रोसेस, जो कि आपको अब्दुल रहमान ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि उसमें ऑस्पेप के क्या क्या प्रोसेस हैं। तो वो जो है पूरा का पूरा उसने गो थ्रू करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वो जो है वो एज ए यूके फार्मासिस्ट कर सकता। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ थोड़ी सी जाती है, लेकिन आई थिंक दैट्स द वे इट इज़। सो देखिए, अब यहाँ पे जो है ना एक सवाल आया है कि ऑस्ट्रेलिया में सीम्स लाइक कि इनकी डिमांड लिस्ट के अंदर जो है वो फार्मासिस्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फार्मासिस्ट की नीड ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, तो फिर फार्मासिस्ट किस वीज़े के थ्रू आएगा? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एज ए एम्प्लॉयर मुझे पता है कि नीड है, ठीक है, मुझे पता है कि नीड है, मैं रीजनल एरिया में बैठा हूँ, मुझे पता है कि नीड है। चीज़ें सिनेरियो चेंज हो रहे हैं दिन ब दिन। इन्होंने उसको जो है फार्मेसी को, जैसे कि IT प्रोफेशनल है और अकाउंटेंट है और ये सब, हमारे पास जो है लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो सिटीज़ में रहें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेलबर्न में रहना पसंद करते हैं, सिडनी में पसंद करते हैं, इवन कि एडिलेड और ब्रिस्बेन भी जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जो थोड़ा सा जो है वो है, थोड़ा सा कंट्री साइड का लुक देता है। तो अगर आपकी ये है अंडरस्टैंडिंग कि आपको मेलबर्न और सिडनी में जाना है, तो वो आपके लिए हार्ड होगा। अभी भी वीज़े अवेलेबल हैं जो कि रीजनली, अगर एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करना चाहे या रीजनली उसमें आप जाएँ। अभी फॉर एग्जांपल एक नया वीज़ा आया है 491 का, तो 491 के अंदर आपने रीजनली, आपको अगर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करेगा तो यू कैन सिंपली कम इन एंड डू इट। बड़ी बड़ी चेन्स हैं जो कि अभी भी ये एक्सपेक्ट करती हैं कि उनको उनको बाहर से वो मंगवाएं, तो उसके लिए वो स्टार्टिंग में 407 वीज़ा जो है उसके थ्रू आपको बुलाते हैं, और फिर उसके बाद जब आप इंटर्न फार्मेसी से फार्मासिस्ट बन जाते हैं तो फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फिर आप उसको 491 पे आपको डाल देते हैं, और 491 वीज़ा जो है वो आपको कम कम 4-5 साल का टाइम देता है काम करने का, और फिर आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं 3 साल के बाद ही उसके। तो इस तरह के हैं, मतलब ऑप्शन हैं, लेकिन अगेन द पॉइंट इज़, देखिए इंटर्नशिप का प्रोसेस जो है वो, दोबारा मैं ज़रा रिकैप कर, मेरे ख्याल में इसका एक सवाल आया है। तो पहले कैप्स का जब आप एग्ज़ाम देते हैं, तो कैप्स के एग्ज़ाम के बाद आप से ये वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया आएँ, और 1824 विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 10.5 or 11 month की आपकी इंटर्नशिप आपको करनी होगी। अगर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ये हुई है 40 आवर्स पर वीक के हिसाब से, 38-48 आवर्स, विच इज़ अ नॉर्मल फुल टाइम जॉब आवर्स यहाँ पे होते हैं। तो वो जो है आप उसमें आप वो करना शुरू करते हैं। उसी दौरान आपने एक इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि एक बेसिकली एक कोर्स है, स्टडी कोर्स है, उसके अंदर आपने आपने पढ़ाई करना शुरू कर देनी होती है। अच्छा, ये दोनों चीज़ जो हैं वो बेसिकली साथ चलती हैं। तो मैं पहले भी कहा था कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसका एक बहुत बड़ा लॉइन शेयर आपकी आपकी आपका आपका जो काम का होता है, आपका टाइम का जो होता है, वो ये दोनों चीज़ें ले जाती हैं। तो मैंने फिर ये कहा हूँ कि अगर आप अकेले हैं तो दैट बी बेटर, क्योंकि इसमें आपने तकरीबन जो है अपनी दिन के रोज़ाना के जो है 16 घंटे आपने पढ़ाई और जॉब में लगा देना। और डेफिनेटली अगर एम्प्लॉयर आपको पढ़ा रहा है, आपको 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 वो कर रहा है, इंटर्न ऐसा लिया हुआ है, तो ही इज़ एक्चुअली इन्वेस्टिंग ऑन यू।
और वो इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है आपके पास कि इन आफ्टर दैट व्हेन यू बिकम अ फार्मासिस्ट यू स्टे एंड वर्क फॉर। तो जब वो आप पे इन्वेस्ट कर रहा है तो ही एक्सपेक्ट यू टू डू मोर आवर्स, मतलब वो आपके लिए काम करे, वो सिखा रहा है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप भी इसके लिए काम करें। तो बेसिकली चीज़ें यहाँ पे ये होती हैं कि आप जब आईटीबी का कोर्स करते हैं और उसके साथ जो है वो करते हैं, तो फिर उसके दौरान 30% जब आप अपने इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम के सॉरी जो आपके इंटर्न आवर्स जो आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो देन यू कैन सिट इन एग्जाम विच इज़ ओपन बुक एग्जाम, उसको एपकेट कहते हैं, और वो आप एग्ज़ाम पे बैठते हैं, वो एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं, उसके बाद मज़ीद आप आवर्स करते रहते हैं, जॉब करते रहते हैं, अपनी स्टडी करते रहते हैं, तो फिर आप जब 70% जब आप अपने इंटर्न आवर्स कंप्लीट करते हैं, तो देन यू कैन सिट इन दी लास्ट एग्ज़ाम विच इज़ दी ओरल एग्ज़ाम। तो ये 3 एग्ज़ाम हैं, उसके साथ आपका एक आईटीपी प्रोग्राम है। ये सब करने के बाद फिर आप यू बी एबल टू रजिस्टर योर सेल्फ एज ए फार्मासिस्ट। और अगेन उससे पहले आपने इंग्लिश का भी एग्ज़ाम देना है, जो कि बेसिकली कोई भी आप आइल्स दें, OAT दें या PT दें, उसमें से कोई भी एक एग्ज़ाम उठाएं, उसको उसकी प्रोफिशिएंसी लेवल्स हैं उसको क्लियर करें, और उसके बाद इस पूरे इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो कोर्स का वो है, वो यही है कि वो ये देख रहे हैं कि आप यहाँ के या किसी के भी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हैं कि नहीं करते। दिस इज़ देयर बेसिक रूल्स, वो आपसे ये देख रहे हैं। तो जब आप कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स को कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो वो बोलते हैं ठीक है आप फार्मासिस्ट बन जाइए और यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। तो दिस इज हाउ इट गोज़। फिर मैं वही बोलूँगा बुक्स के हवाले से कि जो बेसिक बुक है जो मैंने फॉलो की थी, अब देखिए डिफरेंट पीपल ट्राई टू डू डिफरेंटली। तो मेरा जो अप्रोच थी वो ये थी कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू बाय नियोन शाह, आप किसी भी मुल्क का एग्ज़ाम दें, भले आप US का दें, आप कनाडा का दें, आप UK का दें या आप ऑस्ट्रेलिया का दें, बेसिकली आपने ये बुक जो है उससे स्टार्ट करना होता है। तो ये बुक जो है ये लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है। इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑन मोस्ट ऑफ द अपने कोर्सेज, तो वो आप करेंगे। उसके बाद जो है इन द मीन टाइम आपने फिर ये देखना होता है कि मेरी क्या वीकनेसेस हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे कि यार मेरी मेडिसिनल केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री की किताबों को लेंगे, जिसका मैं तो सॉलिमन फॉलो की थी उस ज़माने में, अब जो है वो चेंज हो गई है, और कुछ चीज़ें मुझे लगा था कि मेरे लिए कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू काफ़ी है मेडिसिनल केमिस्ट्री के हिसाब से, तो मैंने वो की थी। लेकिन जब मुझे थोड़ा थेराप्यूटिक्स आई और कॉलेजी आई, तो मैंने लिपेंकॉर्ड और कैटजंग और इस तरह की किताबों को किया था। थोड़ा बहुत मैं डिप्लो में भी गया था, लेकिन फिर मैं वापस आ गया। तो खैर वो एक अलग है कि आप कितना 4 साल 5 साल में आपने कितना पढ़ा है और कितनी आपकी है। सेकंड जो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ, अगर कोई बंदा अपनी स्टडीज़ से 5 साल 8 साल, देख वैसे बात है वहाँ पे लोग जो हैं वो अगर कोई मार्केटिंग की जॉब कर रहा है या कोई मैनेजमेंट की जॉब कर रहा है, तो वो तो आउट ऑफ टच है किताबों से, तो वो बेसिकली उसके थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर कोई फ्रेशली ग्रेजुएट है और उसने वैसी किताबें उसके पास पढ़ी हुई हैं और किया हो, तो उसके लिए ईजी होगा चीज़ों को समझना और ग्रैब करना। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन यू ऑन, एंड आई मीन किस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं और किस तरह से प्रोसीड करते हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट। अच्छा, फिर उसके बाद जो है मार्केट में एक ये है कि पास्ट पेपर्स भी फ्लोट कर रहे हैं, जो कि सालों से फ्लोट कर रहे हैं, तो उनसे भी थोड़ी लग जाती है, तो थोड़ी सी 20% 10% उसमें से भी आ जाता है, तो वो भी है अवेलेबल। देखिए स्टूडेंट वीज़े की लाइफ जो है ना, वो मुझे तो वैसे नहीं पता, क्योंकि मैं स्टूडेंट वीज़े पे तो नहीं आया था। लेकिन स्टूडेंट वीज़े में जिसको भी देखा मैंने आज तक, वो हमेशा तकलीफ़ में ही दिखा। स्टूडेंट लाइफ इज़ नॉट ईजी। इट्स अ ईजी फिक्स, क्विक फिक्स इन द स्टार्ट। आपको लगता है यार मैं पहुंच जाऊंगा तो कर लूँगा, मतलब दैट्स व्हाट द अप्रोच इज़। लेकिन इट्स नॉट ईजी। मैंने आप यहाँ पर आते हैं और आप जब चीज़ों को इट्स समटाइम्स वेरी हार्ड टू मीट दी एंड्स, तो उस वक्त आपको फील होता है यार कि ये कुछ ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो गया। तो मेरी अप्रोच ये थी कि मैंने जो है वो 4-5 साल वहाँ पे होमवर्क किया, पढ़ाई की, वहीं स्टडी की, वहीं पहले किया। उसके बाद में जब मैंने किया टेक ऑफ किया, तो वहाँ से तो मेरे पास सारी की सारी चीज़ें मौजूद थी और मैं PR लेकर आया था। लेकिन बहुत सारे लोगों का मसला ये है कि वो अब PR तो नहीं मिल रही है फार्मेसी प्रोफेशन की, तो फिर वही बात है कि आपको जो ऑप्शन दिखने पड़ेंगे।
जी। सेकंड ये कि आप आई थिंक 10-15 मिनट रह गए, तो अगर आप लोगों ने और कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, स्टूडेंट वीज़ा में वापस आऊँगा मैं। स्टूडेंट वीज़ा जो है वो लगता है ईजी है कि मतलब फिक्स हो जाएगा और आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ आकर फिर आपने सब कुछ करना होता है क्योंकि यू हैव लिमिटेड आवर्स। एवरेज जो है वो 40 से 45-50 तक आपको मिल जाते हैं। एक एक अभी सवाल आया था, उसका जवाब दे रहा था मैं कि किसी ने बोला कि आफ्टर जनरल रजिस्ट्रेशन हाउ मच यू कैन मेक। तो अगर आप एवरेज को देखेंगे तो आप ये कह लें कि 40 to 50। अगेन यही बात है कि अगर आप फर्स्ट ईयर रजिस्ट्रेशन में हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो कम मिलेगी, 40 मिलेगी। लेकिन व्हेन यू हैव 3 or 4 एक्सपीरियंस जो आप फिर आप 50-55 को भी टच कर लेते हैं। और अगर आप और आगे चलें तो बिग चेंज के साथ है, लेकिन वही मैंने आपको जैसे बताया कि ट्राई टू टारगेट रीजनल एरियाज। अगर आप फिर वही बात कि मैं वही कहूँगा कि अगर आप इंटर्नशिप के बाद अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो पहली बात है कि जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे वहीं अगर आप इफ़ यू बीन गुड इनफ, और इफ़ अगर आपका एम्प्लॉयर समझता है कि यार वाकई में यू आर अ गुड एसेट बिकॉज ही ऑलरेडी। देखिए सीधी बात है, कोई भी आपको इंटर्न के लिए हायर इसलिए कर रहा है बिकॉज ही इज़ इन्वेस्टिंग ऑन यू। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं एम्प्लॉयर हूँ, तो मैं आपको कर लूँगा तो मैं बोलूँगा यार ये बंदा मेरे काम का है कि भी नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं एक रीजनल एरिया में बैठा हुआ हूँ तो मैं बोलूँगा यार मेरे पास रहे 4-5 साल काम करें यहाँ पर ये, तो वो इस फ्रेम ऑफ माइंड से मैं आपको रखूँगा तो वो रखेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही फार हैं तो ऑब्वियसली बात है वो आपको ही विल लेट इट गो यू। नहीं जी, कोई 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 अब एक सवाल यहाँ पर यह आया कि एम फॉर्म के बाद जो है आप कैप्स एग्जाम्ट होगा, ऐसी कोई कहानी नहीं है दोस्त। आपने एक वो बिल्कुल अलग है। एम फॉर्म कहीं से भी करें, ऑस्ट्रेलिया से करें या पाकिस्तान से करें या कहीं से भी करें, आपने कैप्स देना है। ये एक प्रोफेशनल स्टडी है, ये एक प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन है। इसके अंदर किसी किस्म के एकेडमिक और प्रोफेशनल डिग्री काउंट नहीं होती, सिर्फ बैचलर इसका वो है अपना इनिशियल इनटेक में इसको दिखाया जाता है। उसके बाद जो है कोई भी आपने पीएचडी भी किया हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ देखें, एक सवाल अभी आया है यहाँ पर कि आर एन डी के हिसाब से कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है वो आर एन डी में काम करना चाह रहा है तो उसको क्या क्या मिलेंगी। देखें आर एन डी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पहली बात तो है कि आर एन डी में इतना ख़ास कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो ओवरसीज़ में हैं, वहाँ से ये लोग सिर्फ दवा मंगवाते हैं, तो इनको इनकी एज सच कोई इतनी कोई वो है नहीं। और मतलब लेकिन अगर आप समझते हैं कि कोई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर या नैनो 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 फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आपने कोई ऐसा किया हुआ है तो डेफिनेटली देन यू बी एसिड। लेकिन इसके लिए आपको रजिस्टर फार्मासिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी रजिस्टर फार्मासिस्ट टू वर्क एज इन आर डी डिपार्टमेंट। तो और अगेन वन एज अ फार्मासिस्ट कहाँ पे, आर एन डी डिपार्टमेंट में। ये सवाल का थोड़ा सा देखें, आर एन डी डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली फार्मासिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर जब आप अगर आप रजिस्ट्रेशन के साथ देखेंगे, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। या तो आप इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं या आप प्रोफेशन के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं। प्रोफेशन के लिए आपका आर एन डी का जो एक्सपीरियंस है वो एज ए काउंट नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हॉस्पिटल या क्लिनिकल में काम कर रहे हैं, या फिर आप एक दूसरी तरह की रजिस्ट्रेशन को वो करते हैं जिसको आप कहते हैं कि नॉन नॉन एसेंशियल रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप हैं प्रोफेसिव आर एन डी में हैं, फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर हैं, लेकिन बेसिकली आप कम्युनिटी और उसमें काम नहीं कर रहे, प्रैक्टिसिंग में नहीं कर रहे। आर एन डी इज़ नॉट कंसिडर एज ए प्रैक्टिसिंग फार्मेशन। जी। नहीं नहीं नहीं, देखें मैं मुझे अभी एक सवाल आया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा जो है जो कि एम फॉर्म ऑफ़र कर रही है और उस एम फॉर्म के अंदर के बाद जो है वो कैप्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई आई बैक टू डिफर, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई कहानी होनी चाहिए, नहीं।
आई डोंट थिंक सो। देखिए जी मतलब अगर ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा जो अगर ये आईटीपी है, अगर उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया तो दैट वुड बी डिफरेंट थिंग, लेकिन ऐसी कोई वो नहीं है कि आप जो है वो कैप्स का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। देखिए कोविड-19 के अंदर एवरीबडी इज़ एट द पैनिक। कोई जो हमारे यहाँ जो भी है हमारा इतना इतना वर्स सिनेरियो नहीं हुआ जैसे कि यूके, लेकिन वी आर वेरी केयरफुल whether it comes to the hospital pharmacy or whether it comes to the community pharmacy। तो हमें पूरा गैजेट और पूरा गियर पहनना पड़ता है जस्ट टू मेक श्योर दैट वी डोंट गेट इन्फेक्टेड। तो फार्मासिस्ट जो है उसकी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई, लेकिन बिकॉज फार्मेसी इटसेल्फ कम्स इनटू एज एसेंशियल सर्विस, तो हमें ओपन रहना पड़ता है और हमें जो है वो इसको डील करना है। तो एज सच कोई अभी तक कोई नहीं आया। और मैं आपको ये बताऊँ कि ऑस्ट्रेलिया, लाइक आई सेड, ऑस्ट्रेलिया को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना यूरोप को पड़ा है और चाइना को पड़ा है। तो हम लोग अभी भी जो है हमें 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 नहीं लगता हमें कोई किसी किस्म की, वी आर मीटिंग आर डिमांड्स। देखें अब लाइक आई सेड बिफोर, एक सवाल आया है क्वालिटी, एक और आया है सवाल कि क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से जो है आप कैसे कर सकते हैं। देखिए फिर मैंने बोला इंडस्ट्री जो है यहाँ पर वो कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। बेसिकली दे इम्पोर्ट मेडिसिन फ्रॉम ओवरसीज़। तो इनके यहाँ क्वालिटी कंट्रोल वगैरह का इतना ज़्यादा, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज ही नहीं है तो क्वालिटी कंट्रोल कहाँ से वो होगी, सब बाहर से आता है सब कुछ हुआ है। कुछ कंपनीज़ हैं जो कि कर रही हैं और उसमें वही है कि बड़ी बड़ी सेलेक्टिव किस्म की हैं और फिर वो अपने ही कोर्सेज करवाते हैं, अपने ही ग्रेजुएट्स को प्रेफर करते हैं, तो उसमें जो है नहीं बनता किसी किस्म का वो। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अब बेसिकली अब ये 60 मिनट्स का 57-60 मिनट्स का सेशन हो गया है। तो अगर आपने कोई, अब अगर कोई आपने कोई और क्वेश्चन करने हैं तो दैट्स इट, अदरवाइज आई विल टेक अ लीव नाउ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड सब लोगों का जिन्होंने जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने क्वेश्चंस किए, और जो लोग जो है वो बैक स्टेज जो है इसके लिए काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, उनकी सबके लिए थैंक यू। फिर मैं एक पॉइंट और बोलूँगा कि देखें हमारा जो गोल है वो ये है कि हम वी ट्राई टू हेल्प द फार्मेसी प्रोफेशन इन पाकिस्तान। हम हमारा हमारा गोल ये है कि हम इसको इम्प्रूव करें। अच्छा कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार ये आप लुक्रेटिव देते हैं कि जनरल रजिस्ट्रेशन, नो रजिस्ट्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दैट, कि लोग ज़्यादा सुने और करें। हमारा मकसद यहाँ पर यह है कि जितने लोग यहाँ पर आएंगे और समझेंगे चीज़ों को, दैन दे गो बैक एंड दे ट्राई टू हेल्प देयर ओन कंट्री, और उस तरीके से जो है ओवरऑल एक फार्मेसी प्रोफेशन जो है वो इम्प्रूव होगा। ये नहीं है कि आप सबके सब यहाँ पे आ जाएं और बाकी कंट्रीज़ में चले जाएं वो कर लें। अगर आप करते भी दैट्स गुड, एंड देन यू गो बैक एंड सर्व योर कंट्री, और या किसी ऐसे रोल में बैठ के करें जिस रोल में आपने जो है वो फार्मेसी प्रोफेशन को जो है वहाँ पे वो ग्रो अप करें। मैं देखता हूँ कि कम्युनिटी फार्मेसी का बहुत बड़ा स्कोप है पाकिस्तान में, और इसकी इसकी बहुत बहुत ज़्यादा वो है। लेकिन फिर वही बात है कि आप किस तरीके से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स मैटर्स। अभी लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं कम्युनिटी फार्मेसी में। लेकिन वही बात बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी कॉम्प्रीहेंशन और कम्युनिकेशन कैसी है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड, हाउ डू यू परसीव द पेशेंट। डिजीज़ को डील ना करें, पेशेंट को डील करें। अगर एक फार्मर आ रहा है आपके साथ बात करने के लिए तो आप उसको लेवल पे आके बात करें, उसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दें, उससे सिर्फ इन्फॉर्मेशन लें और फिर उसको जो सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है वो दें सिर्फ उसे। हमारे वालों में थोड़ा सा मसला है कि हम थोड़ा सा जो है वो कर देते हैं। आज बहुत सारी एग्जाम्पल्स थी, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना था लेकिन टाइम थोड़ा शॉर्ट है।
ख़त्म हो गया. इंशाल्लाह next time when we sit together then we can have a bit of more chat about what to expect. असल में ये जनरल रजिस्ट्रेशन का और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो होता है इसमें ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है और वो थोड़ा सा जो है उसमें लोग चाहते हैं कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो. लेकिन ये इट्स नॉट जस्ट दी आई मीन इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. इसके बाद भी बहुत कुछ है जो कि आपको, और जैसे कि लोग पूछ रहे थे कि वेजेस और ये वो, देखें अगर आपको काम अच्छा आता होगा एंड मतलब मेरा जो है वो ये है कि जब मेरी फार्मेसी में कोई इंटर होता है तो वो ये करता है कि जैसे हम 3-4 लोग काम कर रहे होते हैं तो उस पर एक सवाल आया है अभी कि कैप्स का टेस्ट बुक करने के लिए समरी क्या है. अच्छा, समरी मीन्स हमें क्या करना. अच्छा, तो इसमें ये होता है कि कैप्स का जो है आपने पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट सेस करवाने हैं. जब डॉक्यूमेंट सेस होंगे तो वो आपको एक लेटर सेंड करेंगे. वो लेटर बोलेंगे ठीक है जी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, अब आप आके हमारा एग्ज़ाम दीजिए. तो वो आप एग्ज़ाम देंगे. उसकी एक फ़ीस है, फ़ीस में हमें $2,2100 है आजकल. वो आप जमा कराएंगे और अब ये तकरीबन आजकल 2-2.25 लाख रुपए होंगे. पाकिस्तानी 2.25 लाख रुपए बनेंगे. फिर आप जो है, पहले मेरे वक्त में तो था इस्लामाबाद में हो रहा था, फिर बीच में ख़त्म हो गया. फिर ये सिंगापुर और दुबई जाके कर रहे थे लोग. तो अभी भी आप कर सकते हैं. अगर मैं सुना था कि पाकिस्तान में खुल गया दोबारा से, तो आप या तो नहीं तो फिर दुबई या सिंगापुर जाके करें, एग्ज़ाम में बैठें, एग्ज़ाम को दें और फिर उसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे और फिर अगेन वही दूसरा जो स्टेप्स हैं वो आप फॉलो करेंगे. तो यह चीज़ है, इस तरीके से आप चलेंगे. अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन और इंशाल्लाह जो है फिर वी टॉक सून. थैंक यू.